नाज़रीन, ईरान ने बहर हुर्मुज़ बंद कर दी है सऊदी अरब के तेल के लिए, इराक के तेल के लिए, कुवैत के तेल के लिए और बाकी ममालिक के तेल के लिए। और ईरान का खुद का तेल, उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज रिपोर्ट किया, वो कहता है ईरान इज एक्सपोर्टिंग मोर ऑयल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज देन बिफोर द वॉर। ईरान जंग से पहले से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट कर रहा है उसी बहरे हुर्मुज़ से जो उसने बाकी सब के लिए बंद कर रखी है। फरवरी में 2 मिलियन बैरल्स डेली और अब 2.1 मिलियन बैरल्स डेली। जंग शुरू हुई, ईरान की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। सैंक्शंस थे, ईरान की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। स्ट्रेट बहरे हुर्मुज़ बंद थी, ईरान की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। ये जंग नहीं है दोस्तों, अब जरा समझिए इसको। ये बिजनेस टेक ओवर है। ईरान की स्ट्रेटजी मैं खुद अब जाके समझ पाया हूं। ये जंग बहरे हुर्मुज़ का बंद करना, बाकी तमाम ममालिक को डराना, ईरान का बिजनेस, ईरान का कारोबार पहले से बढ़ गया है। मैं ये नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, ये बात ईरान के फायदे में थी। आपने 45 साल एक मुल्क को दबा के रखा, पाबंदियों में रखा, उसका तेल बिकने नहीं देते थे। आज बहरे हुर्मुज़ से सिर्फ ईरान का तेल गुजर रहा है, हर किसी का बंद है। और इस खेल में सबसे ज्यादा कौन हारेगा, कौन फंसेगा? एक मुल्क जिसके पास ना तेल है, ना रिजर्व्स, ना बैकअप प्लान है दोस्तों। अब पहले समझिए ईरान ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आखिर बदली कैसे और बदली क्यों। आईआरजीसी ने अनाउंस किया, पासारानी इनकलाब ने अनाउंस किया कि तेहरान्स पॉलिसी ऑफ रेसिप्रोकल स्ट्राइक्स हैज एंडेड, नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स कंटिन्यूस स्ट्राइक्स विल बी कैरिड आउट। मतलब ये कि तेहरान की जवाबी हमलों की पॉलिसी खत्म हुई, अब मुसलसल हमले होंगे। ये बहुत बड़ा मैसिव शिफ्ट है। समझिए क्यों। पहले ईरान का डॉक्ट्राइन था कि तुम मारो हम जवाब देंगे। अमेरिका ने मारा, ईरान ने जवाब दिया। इजराइल ने मारा, ईरान ने जवाब दिया। ये थी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। दुश्मन एक्शन करेगा तो हम रिएक्ट करेंगे। अब डॉक्ट्राइन बदल गया है। अब ईरान खुद डिसाइड करेगा कब मारना है, कहां मारना है और कितना मारना है। कंटिन्यूस स्ट्राइक्स मतलब रुकने वाली नहीं है ये। वेव 33 के बाद वेव 34, उसके बाद वेव 34 के बाद वेव 35, जब तक ईरान खुद ना रुके सिलसिला जारी रहेगा। इसका मतलब या इसका स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है? देखिए, पहले ईरान बल्कि इजराइल और अमेरिका कंट्रोल करते थे कि जंग कब एस्केलेट होगी, कब बढ़ेगी। वो अटैक करेंगे, ईरान रिएक्ट करेगा, फिर वो डिसाइड करेंगे अगला स्टेप क्या है। अब ईरान टेम्पो को कंट्रोल कर रहा है। ईरान डिसाइड करेगा कब प्रेशर बढ़ाना है, ईरान डिसाइड करेगा कब पॉज लेना है, कब एस्केलेट करना है। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में ईरान ने इनिशिएटिव अपने हाथ में ले लिया। इनिशिएटिव का मतलब है कौन आगे बढ़ के फैसला करेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे भागेगा। और इस वक्त इसराइल और अमेरिका पीछे भाग रहे हैं नाज़रीन। अब समझिए बहरे हुर्मुज़ में क्या हो रहा है। देखिए, बहरे हुर्मुज़ के अंदर दुनिया की 20% ऑयल की सप्लाई गुजरती है। आप ये जानते हैं, पहले बता चुका हूं, लेकिन आप शायद ये ना जानते हो, और वो ये है कि ईरान ने ये बहरे हुर्मुज़, ये स्ट्रेट सिलेक्टिवली बंद किया है। सिलेक्टिव ब्लॉकेड कहते हैं, मतलब कुछ के लिए बंद, कुछ के लिए खुला। बंद किसके लिए? सऊदी अरेबिया बंद, इराक बंद, कुवैत बंद, दीगर ममालिक जो हैं आसपास के बंद। खुला किसके लिए? ईरान के लिए खुला। खुद का बहर है, खुद की का खित्ता है, खुद के लिए खोला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान की जो शैडो फ्लीट है, यानी वो टैंकर्स जो ऑफिशियली ईरान के नहीं है लेकिन ईरान के लिए काम करते हैं, वो वहां से फ्रीली आजादाना तौर पर गुजर रहे हैं। 7 टैंकर्स 7 रोजाना। और मोस्टली जाते कहां हैं? वो चाइना की तरफ। और बाकी मुल्कों के टैंकर्स, ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स की थ्रेट थी, कोई टैंकर वहां से नहीं गुजर पा रहा। इंश्योरेंस कंपनियां उनको कवरेज देने से इनकार कर रही हैं। शिपिंग कंपनीज रूट्स बदल रही हैं, वो रेड सी की तरफ जा रही हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि सऊदी अरब ने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कट कर दिया। इराक ने अपनी प्रोडक्शन को कट कर दिया दोस्तों। और ईरान की प्रोडक्शन सेम है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं दोस्तों। ये प्योरली ईरान ने एक बिजनेस का सिक्सर मारा है। अब जरा ऑयल प्राइसेस को देखिए। जंग से पहले ऑयल था $75-80 फी बैरल। अब वो 120 के पास पहुंच गया है और फ्लक्चुएट कर रहा है। इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। ये वॉलेटिलिटी ईरान के फेवर में है, यानी वो 100 और 120, 80 और 120 के दरमियान में हिचकोले खा रहा है कीमत जो है।
इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। ये कैसे है ईरान के फेवर में? ईरान ऑयल बेचता है मोस्टली किसको? चाइना को। चाइना डिस्काउंट मांगता है क्योंकि सैंक्शंस है, रिस्क है, तो चाइना क्या कहता है कि ठीक है, तो और तुमसे कोई ले नहीं रहा, मैं ले रहा हूं, डिस्काउंट दो मुझे। पहले ईरान 60-65 पे बेचता था जब मार्केट 75 पे थी, 10 से 15 का डिस्काउंट। अब मार्केट है 100+ पे, ईरान 80-85 पे बेच रहा है डिस्काउंट के बाद भी। मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी ईरान को ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। और ईरान के जो कंपेटिटर्स हैं, सऊदी अरेबिया, प्रोटेक्शन कट होने की वजह से कम बेच पा रहे हैं, और जो है उनके पास वो भेज नहीं पा रहे। इराक शिपिंग इश्यू की वजह से मुश्किल में है। ईरान ने जंग शुरू करवा के अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से निकाल दिया है। यह है बड़ा काम उसका, और खुद की मार्केट का बहुत बड़ा शेयर संभाल लिया हुआ है दोस्तों। अब इसको आप क्या बोलेंगे? दुनिया को नजर आ रहा होता है मिलिट्री विक्ट्री, कितने बम गिरे, कितने धमाके हुए। ये मिलिट्री विक्ट्री नहीं है, ये बिजनेस कू है। वो कहते हैं ना, कू करना, हुकूमतों पे कू हो किया जाता है। ईरान ने कारोबार पे कू कर लिया है। अब आते हैं इंडिया पे। हमें बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं, मैं बहुत कदर करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, तो ये वीडियो और अगला हिस्सा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन। प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के प्रोफेसर हैं, उनके इंटरव्यूज आप देखते रहते हैं, अभी भी आप उनको देख रहे होंगे तो पहचान चुके होंगे ये कौन है। उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेड अ फुलिश मिसकैलकुलेशन बाय अलाइनिंग हिमसेल्फ सो क्लोजली विद नेतन्याहू। भारतीय वजीर आजम ने अहमकाना गलती की है नेतन्याहू के इतना करीब होके। आगे कहते हैं, इंडिया डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट ऑयल रिजर्व्स, दे डोंट हैव सब्सटेंशियल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ईदर। इंडिया के पास ना तेल है और ना ही उसके रिजर्व्स हैं, ना ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदीज डिसीजन to side so openly with Israel at this critical juncture, India is going to be hit very hard. ये अब काम की बात, हैरान कुन बात। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी के इस वक्त इजराइल का साथ देने की वजह से इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। द consequences for the Indian economy and the Indian people, especially with oil prices spiking and supply disruptions, will be severe. इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आवाम के लिए खास तौर पर तेल की बढ़ती हुई कीमतें और सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से नताइज बहुत भयानक होने जा रहे हैं। ये ओपिनियन नहीं है, वरना मैं कभी वीडियो में शामिल ना करता। ये फैक्ट्स पे बेस्ड एनालिसिस है। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इंडिया की जो ऑयल सिचुएशन है वो समझिए, जो इंडियंस है उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये गुफ्तगू होने जा रही है। इंडिया अपने ऑयल का 88% 88% इंपोर्ट करता है। मतलब हर 100 बैरल में से 88 बाहर से आते हैं, सिर्फ 12 अपने होते हैं। ये इंपोर्ट आता कहां से? इसके टॉप सप्लायर्स कौन से हैं? इराक, सऊदी अरब, कुवैत, सब के सब कहां हैं? पर्शियन गल्फ के अंदर। सब के सब बहरे हुर्मुज़ से गुजरते हैं। और ईरान भी इंडिया का सप्लायर था पाबंदियों से पहले। अब सिचुएशन देखिए, इराक की सप्लाई बंद, सऊदी की सप्लाई बंद, कुवैत की सप्लाई बंद। इंडिया के पास बैकअप क्या है? सोचिए, आप वीडियो देख रहे हैं, सोचिए। बहरे हुर्मुज़ बंद है, बैकअप क्या है? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, SPR। ये होता क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये वो ऑयल है जो हुकूमतें इमरजेंसी के लिए स्टोर करती हैं। अगर सप्लाई अचानक कट हो जाए तो ये इस्तेमाल हो सके। अमेरिका के पास 400+ मिलियन बैरल्स SPR है। इमरजेंसी में 6 महीने तक अमेरिका चल सकता है। जापान के पास 500+ मिलियन बैरल्स हैं, इमरजेंसी में 7 महीने चल सकते हैं। चीन के पास एस्टिमेटेड 900+ मिलियन बैरल्स हैं, इमरजेंसी में वो 3 महीने कंफर्टेबली चल सकता है क्योंकि चाइना की आबादी ज्यादा है। और इंडिया, अब जरा सुनिए, इंडिया का SPR है ऑफिशियली 39 मिलियन बैरल्स प्लस कमर्शियल स्टॉक्स, लगभग टोटल मिला के 65 से 70 मिलियन बैरल्स। लेकिन ये 70 मिलियन बैरल्स जो है, ये करेगा क्या? ये 75 से 70 दिनों की कंजम्पशन है, महीनों की बात नहीं कर रहा मैं, यानी मुश्किल से 2-2.5 महीने। अगर पैनिक हो जाए इस दौरान और जखीरांदोजी शुरू हो जाए, प्राइसेस स्पाइक करें, तो ये रिजर्व्स जो है वो 40 से 50 दिन में खत्म हो सकता है। अब जरा कंपेयर करो, जापान 7 महीने, इंडिया 2 महीने।
मरंदी ने बिल्कुल सही कहा है कि दे डोंट हैव सब्सटेंशियल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अनलाइक कंट्रीज लाइक जापान दैट कैन वेदर सच शॉक्स फॉर मच लॉन्गर, जो ज़्यादा देर तक अपने आप को संभाल सकें। जापान जैसे ममालिक, इंडिया की वो हालत नहीं है। इंडिया स्टॉर्म वेदर करने की पोजीशन में नहीं है। अब ज़रा समझिए कि मोदी साहब ने किया क्या। जो मरंदी जो है, मरंदी जैसे लोग इसको फुलिश और बेवकूफ़ाना अहमकाना मिसकैलकुलेशन कह रहे हैं। फरवरी 2026, जब ईरान इजराइल टेंशन अपने उरूज पर थी, मोदी ने इजराइल विजिट किया। नेस्ट जो इजरायली पार्लियामेंट है वहां पर खिताब किया, नेतन्याहू के साथ फोटो ऑप्स किए, अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप डिक्लेयर की। ये टाइमिंग देखिए, ईरान इजराइल एस्केलेशन हो रही थी, बहरे हुर्मुज़ की धमकियां आ रही थी, ऑयल सप्लाई कंसर्न्स थे। इसी वक्त एक स्मार्ट लीडर करता क्या, वो बड़ा ना डिप्लोमेटिक स्टांस लेता, न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करता, दोनों से ताल्लुकात बैलेंस करता। मोदी ने क्या किया, यरूशलेम चला गया, नेतन्याहू के साथ सेल्फियां ले रहा है, जफ्फियां डाल रहा है, इजराइल को की पॉलिसी को और इजराइल को पब्लिकली एंडोर्स कर रहा है। ईरान देख रहा था, नोट भी कर रहा था। अब ईरान के प्रोफेसर या ईरान की अवाम या ईरान की इंटेलिजेंशिया पब्लिकली कह रहे हैं इंडिया विल बी हिट वेरी हार्ड। ये वार्निंग है जो सुननी चाहिए इंडिया को। और अब एक और एंगल आपके सामने रखता हूं जो ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन डिस्कस डेफिनेटली हो रहा है, बहुत जरूरी है वो आप तक पहुंचाना। पहले आप खबरें सुन चुके होंगे, रिपोर्ट्स कहती हैं और अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया ने एक ईरानियन सबमरीन की लोकेशन अमेरिकन फोर्सेस को बताई थी। अलेजिडली इंडियन नेवी ने ईरानियन सबमरीन ट्रैक की थी और इंटेलिजेंस यूएस नेवी को शेयर की थी। मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन मे बी स्पेकुलेशन। लेकिन अगर ये सच है तो इसकी जो नताइज हैं बड़े भयानक हो सकते हैं। ईरान के लिए ये बिट्रेयल होगा, धोखा होगा। इंडिया जो ट्रेडिशनली नॉन अलाइंड रहा है, सडनली एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गया है अमेरिकन साइड पे। और ये एक्सप्लेन करेगा कि क्यों ईरानियन ऑफिशियल्स इतने स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। मरंदी सिर्फ रैंडमली नहीं बोल रहा, ऑफिशियल फ्रस्ट्रेशन है भाई साहब, ये जो आपके इस तरह के इंटेलिजेंशिया के जरिए कन्वे की जाती है, जो स्टेटमेंट्स में नजर आती है। वेदर सबमरीन स्टोरी ट्रू है या नहीं मुझे नहीं पता, एक बात क्लियर है, ईरान अब इंडिया को न्यूट्रल नहीं मानता। ईरान अब इंडिया को इजराइल और अमेरिका के कैंप में काउंट करता है और उस कैंप में होने के नताइज इंडिया फेस करेगा। अब जरा कैलकुलेट करते हैं कि इंडिया पे क्या असर होगा इसका। सिनेरियो नंबर 1, ऑयल की प्राइसेस 120 पर स्टेबल रहें, इंडिया का एनुअल ऑयल इंपोर्ट बिल अप्रॉक्सीमेटली 220 अरब डॉलर का रहे। पिछले साल ये 180 अरब डॉलर का था, यानी ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे इंडिया को माल मंगवाने के लिए। 40 बिलियन डॉलर तकरीबन एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 40 बिलियन पाकिस्तानी रुपयों में बनता है 11 खरब रुपए, इंडियन रुपीस में तकरीबन जो है वो 3.3 लाख करोड़। ये पैसा कहां से आएगा? होगा ये कि टैक्सेस बढ़ेंगे, सब्सिडीज कट होंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बहरे हुर्मुज़ से सप्लाई मेजर डिस्ट्रप्शन अगर हो जाए तो प्राइसेस 150 डॉलर फी बैरल से ऊपर जा सकती है। इंडिया का इंपोर्ट बिल चला जाएगा 280 अरब डॉलर के आसपास। इस सिनेरियो में तेल की कीमतें 150 रुपए इंडियन पर लीटर ऊपर निकल जाएंगी, डीजल 140, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 से 40% ऊपर जाएगी, फूड इन्फ्लेशन, महंगाई, अशिया खुरोनोश की कमी 15 से 20%, ये सब कुछ होगा। और अगर पूरा ब्लॉकेड लगता है दोस्तों, तो इंडिया के टैंकर्स भी रोक लिए जाएंगे, इमरजेंसी रिजर्व्स यूज होंगे, 60 दिन में क्राइसिस आएगा, राशनिंग शुरू हो जाएगी, इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती। मरंदी सही कह रहा है, इंडिया इज गोइंग टू बी हिट वेरी वेरी हार्ड। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे मुल्कों में क्या हुआ और दूसरे मुल्कों ने क्या किया। चाइना इजराइल के साथ रिलेशंस रखता है, लेकिन चाइना ने ईरान पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी। चाइना न्यूट्रल नजर आ रहा है। रिजल्ट, ईरान की कोई ऑयल जो है वो चाइना को फ्रीली मिल रही है, बड़े आराम से मिल रही है। जापान अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन जापान ने भी ईरान से डायलॉग मेंटेन किया हुआ है। इसका नतीजा क्या है कि जापान को भी तेल मिल रहा है। तुर्की नेटो मेंबर है, तुर्की ने इस जंग पे फिलहाल न्यूट्रल पोजीशन इस्तेमाल की है। एर्दोगान ने दोनों साइड से बात की है। रिजल्ट, तुर्की के सप्लाई राउट्स डाइवर्सिफाइड है। मोदी ने नेस्ट में स्पीच दी, नेतन्याहू के साथ फोटो ऑप किया, ईरान को एक्सप्लिसिटली इग्नोर किया। रिजल्ट क्या निकला? ईरानियन इस वक्त जो है वो इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए। नाज़रीन, डिप्लोमेसी में एक रूल है, कीप योर ऑप्शंस ओपन। मोदी ने अपने ऑप्शंस खुद ब खुद बंद कर दिए। दोस्तों ये है सूरत हाल।
मैं आप तक की वीडियो इसलिए पहुंचाता हूं ताकि आप लोग फायदा उठा सकें उस इंफॉर्मेशन का जो कि नॉर्मली मीडिया पर नहीं मिलती है। सबसे बड़ी जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात वो ये थी कि ईरान का बिजनेस चमक उठा है। ये बहुत हैरानी की बात थी। इस पर गौर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।